देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिन था 26 अप्रैल 1971। तपता हुआ सूरज अपनी आग उगल रहा था। गर्मी इतनी थी कि हर जगह हर किसी की जान निकली जा रही थी। ऊबड़ खाबड़ जंगल के रास्ते से होते हुए सरकारी बस आगे बढ़ रहे थे। अंदर बैठे सभी लोग गर्मी से परेशान थे। तभी बस रुक गई और कंडक्टर बोला, अरे भाई, अरे उठो, तुम्हारी मंजिल आ गई। इतनी गर्मी में आराम से सोया हुआ, हल्की सी दाढ़ी बड़ी हुई, हाथों में छाता, पास में रखा पुराना रेडियो, काला रुमाल मुंह पर डाले सोया हुआ नुकुल अचानक से जाग खड़ा हुआ। अपनी रेडियो और बाकी सामान लिए और वो जल्दी से बस से नीचे उतरा। तभी नुकुल ने कहा, अरे कंडक्टर, ये क्या उतार दिया हमको? यहाँ तो सब जंगल ही जंगल है। इस पर कंडक्टर ने कहा, सुनो, तुम्हें जिस गांव जाना है वो सामने कच्चा रास्ता देख रहे हो, बस वहीं से पैदल चलते जाओ, 2-3 किलोमीटर में गांव मिल जाएगा। इस पर नुकुल ने कहा, क्या इतनी गर्मी में वो भी पैदल? देखो भाई, वो अब तुम सोचो। फिर कंडक्टर ने बस चलाई और आगे निकल गया। कहाँ फंसा दिया बापू आपने। नुकुल शहर में एक फैक्ट्री में मैनेजर का काम किया करता था और वो अच्छा खासा कमाता भी था। उसकी बीवी संगीता और 2 बच्चे शामली और उदय हैं। उसके पिताजी के मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई मुसीबत आए तो जामने गांव में उनका पुश्तैनी घर और कुछ बीघा जमीन है, उन्हें बेच देना। नुकुल कभी गांव नहीं आया था। उसकी फैक्ट्री बंद हो गई थी, खाने तक के लाले पड़ गए थे। इसलिए उसने अपने पिता की बताई जमीन और घर बेचने यहाँ चला आया। बीवी बच्चों को वहाँ अकेला छोड़ आया था, बीवी के माँ बाप के पास, क्योंकि उन्हें यहाँ तक साथ लाने के लिए भी इतने पैसे नहीं बचे थे। इसलिए जल्द से जल्द उसे वो घर और ज़मीन बेचनी थी। उसने अपना छाता खोला और उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। तपती हुई गर्मी में उसका हाल बेहाल था। उसे बड़ी प्यास लगी थी। कुछ देर तक चलने के बाद उसके सामने अब एक बड़ी दुविधा आ गई थी। दरअसल उसके सामने और 3 कच्चे रास्ते थे। किस रास्ते में गांव आता था उसे पता नहीं था। वो कंडक्टर भी ज्यादा कुछ बताए बिना ही चला गया। उसकी हालत खराब थी। उसे बड़ी प्यास और भूख लगी थी। तभी उसने देखा कुछ बच्चे एक रास्ते से निकलकर दूसरे कच्चे रास्ते की ओर आगे भागने लगे। नुकुल ने आवाज लगाई पर वो नहीं रुके। नुकुल उस रास्ते से उनके पीछे जाने लगा। उसे लगा कि ये गांव के ही बच्चे होंगे। भूख प्यास से बेहाल वो आगे बढ़ने लगा। उसे ढोल पीटने की आवाजें आने लगी, लोगों के जश्न मनाने की भी। उसने देखा आगे एक बड़ा सा मेला लगा हुआ है। वो जल्दी से मेले में गया। पास ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी निकाल रही थी। थोड़ा सा पानी पिला दीजिएगा, नुकुल ने उन महिलाओं से कहा। वो सभी उसे अजीब तरीके से देखने लगी, पर बिना कुछ बोले उन्होंने नुकुल को पानी पिला दिया। पानी पीते ही उसकी जान में जैसे जान आ गई। फिर वो मेले में कुछ खाने की चीजें ढूंढने लगा। सारे लोग मेले का मजा उठा रहे थे। बच्चे भी बड़े खुश थे। मेले के पास ही एक गांव भी था। नुकुल ने देखा वहां हलवाई की दुकान थी, जहां जलेबियां, मिठाई, कचौड़ी, समोसे सब कुछ बन रहे थे। सुनो हलवाई भाई, कुछ जलेबियां और समोसे देना। ये बोलते ही हलवाई और वहां खा रहे कुछ लोग उसे अजीब तरह से देखने लगे। तभी हलवाई बोला, कुंतर, कुंतर। ये शब्द नुकुल ने पहली बार सुना था। क्या क्या कुंतर? नहीं, मुझे जलेबी और समोसे चाहिए।
तभी हलवाई बोला, कुंतर, अजीब आदमी हो यार। उसने पैसे निकाले और हलवाई को दिए। हलवाई ने जलेबी और समय से केले के पत्ते में उसे दिए और बाकी बचे पैसे वापस किए। नुकुल को इतनी भूख लगी थी कि उसने सब कुछ सपाचट खा लिया। अब उसका शरीर भूख और प्यास मिटने से स्थिर था। तभी नुकुल ने कहा, चलो भाई, अब मैं चलता हूँ हलवाई भाई। तो इस पर हलवाई ने कहा, कुंतर कुंतर। इस पर नुकुल ने फिर कहा, फिर से वही शब्द, सिर्फ एक ही शब्द बोलना आता है क्या? सुनो तुम लोग, कुछ समझाओ इसे यार, ये क्या बोल रहा है। वहां बैठे सभी लोग चिल्लाए, कुंतर कुंतर। तभी नुकुल ने कहा, लगता है सब पगला गए हैं यहाँ। नुकुल गांव में अपना घर ढूंढने लगा। हर किसी को पूछता, नारायण जी जो शहर में रहते हैं उनका पुश्तैनी घर कहाँ है, तो हर किसी से उसे एक ही जवाब मिलता, कुंतर कुंतर। आखिरकार एक बच्चे ने इशारे से उस बंद घर को दिखाया। नुकुल उस घर के पास पहुंचा। घर बंद तो था पर उस पे ताला नहीं लगा था। नुकुल को अजीब लगा, पर वो काफी थक गया था, शाम भी हो गई थी। अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मकान लकड़ी से बना हुआ था और 2 मंजिला था। वो ऊपर के लकड़ी से बने कमरे में गया, जहां से पूरा गांव भी नजर आता था। गांव के लोग अभी भी मेले में मशगूल थे। कमरे में लकड़े का विशाल पलंग भी लगा था, जिस पे पुराना गद्दा भी पड़ा था। हर तरफ गंदगी थी। उसने सोचा, साफ सफाई कल सुबह कर दूंगा। और वो इतना थका हुआ था कि वो उसी वक्त सो गया। आधी रात के करीब 2 बजे अचानक ही उसकी एक अजीब बदबू से आंख खुल गई। वैसे ही वो बुरी तरह से चौंक उठा। वो जिस घर में था वो पूरा काला और टूटा फूटा था। ऐसा लग रहा था मानो पहले आग से झुलसा हो। पर अचानक घर कैसे बदल गया। अचानक ही डरावनी चीखती आवाज़ों से उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो उठा और ऊपरी मंजिल से गांव की तरफ देखने लगा। वो डर से कांप उठा। पूरे गांव में आग लगी हुई थी। गांव के पास जो मेला था उसमें भी भयानक आग पसर रही थी। गांव का हर एक इंसान आग की लपटों में जल रहा था। हर कोई चीख रहा था। नुकुल इस नज़ारे को देखकर कांप उठा। वो नीचे गया और पानी ढूंढने लगा ताकि कुछ लोगों को बचाया जा सके, पर उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आया। फिर उसे वो कुआं याद आया। वो घर से बाहर निकला। हर तरफ आग से झुलसे लोग उसे यहाँ वहाँ भागते नजर आ रहे थे। सब लोग चिल्ला रहे थे, मगर उनके मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, कुंतर कुंतर। नुकुल जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, पर कुएं में पानी नहीं था। मेले में लकड़ी के घोड़े पर खेलते चिल्लाते आग से झूलते बच्चे भी कुंतर कुंतर चिल्ला रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा तूफान का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। नुकुल ने जो देखा वो देख वो पूरी तरह से कांप उठा। गांव और मेले टूटे फूटे पड़े हुए थे, जैसे कोई खंडहर हो। बिल्कुल काले पड़े हुए थे। वहां कोई इंसान नहीं था। अचानक से बुरी चीखती आवाजें आने लगी। वो आवाजें पास से ही आ रही थी। उसने देखा कुछ आदमखोर भयानक जानवर जैसे दिखने वाले लोग किसी जानवर को फाड़ कर खा रहे थे। उनके मुंह उस जानवर के खून और मांस से भरे हुए थे। तभी उन शैतान की चमकती नजरें नुकुल की तरफ गुस्से से देखने लगी कि तभी उन टूटे घरों से वही आदमखोर जैसे और भी कई जलती हुई भूतिया लाशें, जली काली चमड़ी और बड़े नाखून, चेहरे पर मकड़ियां, शरीर से काला द्रव्य बहता हुआ, दिखने में शैतानी जानवर गुस्से से चिल्लाते हुए कुंतर कुंतर करके
नुकुल के पास आने लगी। नुकुल के साथ ये अचानक क्या हुआ उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर वो इतना समझ चुका था कि ये लोग इंसान तो नहीं हैं, वो सभी आदमखोर शैताने। लाश नुकुल के पास गुस्से से घूरते हुए दौड़ी चली आ रहे थे। उसकी भयानक चीखें पूरे वातावरण में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि नुकुल को भी उस जानवर की तरह फाड़ कर खा जाएंगे। नुकुल ने खुद को संभाला। पूरी तेजी से वो उस कच्चे रास्ते पर भागने लगा अपनी जान बचाकर। अंधेरी रात में वो आदमखोर उसके पीछे लगे हुए थे। नुकुल का बचना मुश्किल था। कुंतर कुंतर चिल्लाते हुए नुकुल भागते हुए उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो 3 कच्चे रास्ते मिलते थे। उस 3 कच्चे रास्तों पर भी कई आदमखोर मौजूद थे जो जंगल के छोटे जानवरों को फाड़ कर खा रहे थे। उनकी नजरें भी नुकुल पर पड़ गई। तभी तेजी से आती हुई घोड़ा गाड़ी वहां पर आकर रुकी और उसमें से एक जलती हुई मशाल उन शैतानों पर गिरी। उसमें से काली चादर में लिपटा हुआ एक आदमी बोला, जल्दी बैठो वरना मारे जाओगे। नुकुल तेजी से घोड़ा गाड़ी में बैठ गया। आदमखोर लाशें उन तक लगभग पहुंच चुकी थी। उस आदमी ने तेजी से घोड़ा गाड़ी तीसरे कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। शैतानों ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। कुछ वक्त तक दोनों चुप रहे। कुछ देर बाद एक और गांव आ गया। उस आदमी ने एक घर के पास घोड़ा गाड़ी रोकी। इशारे से नुकुल को अंदर जाने को कहा। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। वो उसी घर का आदमी था। उसने अपनी काली चादर हटाई। उसके मुंह और हाथों पर चीरे के निशान बने हुए थे। उसका नाम था भैरव। तभी भैरव ने कहा, आराम से सो जाओ, वो शैतान यहां तक नहीं आएंगे, आराम करो। नुकुल ने हाँ में सिर हिलाया। सुबह हो गई। बाहर गांव वालों की सुबह की चहल पहल एकदम शुरू हो गई। वो दोनों उठ गए। नहाने के बाद चाय का स्वाद लिए। अब नुकुल को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। रात में हुए उस हादसे से वो दहल उठा था। तभी भैरव ने कहा, चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो, यह कामने गांव है। नुकुल ये सुनकर चौंक उठा। इसी गांव में तो उसे आना था। नुकुल अभी तक हुई सारी बातें भैरव को बताई तो इस पर भैरव ने कहा, चलो मैं दिखाता हूं आपका पुश्तैनी घर। उसने नुकुल को उसका पुश्तैनी घर और जमीन दिखाया। तो तभी नुकुल ने कहा, मैं इन्हें यहाँ कैसे बेच सकता हूँ? तो इस पर भैरव ने कहा, यहाँ के साहूकार उल्लास जी वो खरीद लेंगे। हाँ, पर वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार के घर दूसरे गांव गए हैं, शायद उन्हें आने में 1 हफ्ता लगे। तो इस पर नुकुल ने कहा, अरे यार, बिना बेचे मैं वापस भी नहीं जा सकता, यहाँ रुकना पड़ेगा और अब सिर्फ वापस जाने के ही पैसे बचे हैं। इस पर भैरव ने कहा, चिंता मत करो, मेरे यहाँ ही रहो, खाने पीने की कोई चिंता नहीं, अपना दोस्त ही समझो। कुछ देर तक वो गांव में घूमे। अपने दादा परदादा की पुरानी बातें गांव वालों से सुनकर उसे महसूस हुआ कि गांव आना और अपनों से मिलना भी कितना ज़रूरी है, जिसका आनंद मैंने कभी नहीं लिया। कुछ देर बाद वो घर आए। तभी नुकुल ने कहा, भैरव मुझे सारी बातें बताओ, वो सब क्या था? वो गांव, वो शैतानी लोग, वो सारे जलते हुए लोग, तुम वहां अचानक कैसे आ गए? तो इस पर भैरव ने कहा, यहाँ के लोग उसे शापित गांव कहते हैं। उस तरफ कोई नहीं जाता। कहते हैं कि उस गांव की तरफ जाना मतलब मौत को दावत देना। तुमने जो बातें बताई उनमें सच्चाई है। कहते हैं कि दिन में वो गांव जिंदा हो जाता है। वहाँ के लोग, खाना, सब कुछ मानो जिंदा लाशें हो गए हों, और रात होते ही ऐसा होता है कि वो गांव चलने लगता है। वहाँ के लोग आदमखोर शैतान में बदल जाते हैं। तभी नुकुल ने कहा, मतलब वो लोग जिंदा हैं?
या कोई श्राप का असर है। तो इस पर भैरव ने कहा, कहते हैं कि उन पर किसी कुंतर का शाप है। वो जिंदा है या मरे हुए या आज तक पता तो नहीं चला, और ना ही कि वो शाप उन पर किस वजह से लगा ये भी नहीं पता चला। तो इस पर नकुल ने कहा, हाँ, इसीलिए वो सभी बस एक ही शब्द बोल रहे थे, कुंतर कुंतर। सारी बातें सुन नकुल को ये तो समझ आ गया कि वो सब क्या था, मगर ये कभी किसी को नहीं पता चल पाया कि आखिर उन गांव वालों पर वो श्राप यानी कि कुंतर का श्राप लगा कैसे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रमन उस रात सिनेमा देखकर घर वापस लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और रमन पैदल अकेले उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। रमन को अकेले सिनेमा देखने का बहुत शौक था, इसलिए जहां पर भी कोई नई फिल्म लगती थी रमन पहुंच जाता था, और वो भी 9 से 12 यानी कि नाइट शो में। रमन अभी उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। रमन ने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। उसे लगा कि वो जल्दी जल्दी पहुंच जाए घर बारिश के शुरू होने से पहले, मगर बारिश और तेज होती जा रही थी। रमन ने आसपास देखा, मगर उसे कहीं कुछ भी ऐसा दिखा नहीं जिसके नीचे वो बारिश से बचने के लिए अपना सिर छुपा सके। तो वो पास ही में एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बारिश सच में बहुत तेज थी। सिर्फ बारिश की आवाज़ और बिजली के कड़कने की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रहे थे। बारिश तेज पर तेज होती जा रही थी और रमन अब उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर भी बारिश के पानी से ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता था। खैर, रमन ने बारिश पर से ध्यान हटाकर आसपास अपनी नज़र घुमाई। आसपास चारों तरफ पूरा अंधेरा था। ऊपर से वो जंगल का रास्ता, एक भी रोशनी, एकमात्र रोशनी का कोई भी जरिया वहाँ पर नहीं था सिवाय रमन के पॉकेट में पड़े उस छोटे से बैटरी टॉर्च के। तो रमन ने तुरंत अपना बैटरी टॉर्च निकाला और आसपास देखने लगा। आसपास देखने पर उसे महसूस हुआ कि वहीं पास ही में एक पुराना कुआं सा है। मतलब कि कुआं आधा टूटा हुआ था, कुएं का आधा दीवार जैसे किसी ने तोड़ दिया हो ऐसा लग रहा था। खैर, रमन उसी पेड़ के नीचे खड़ा रहा और बारिश के रुकने का इंतज़ार करता रहा। रमन बीच बीच में टॉर्च घुमाकर इधर उधर देखे जा रहा था कि कहीं कोई मदद मिल जाए, मगर कहीं से कोई मदद की आशा उसे नहीं मिल रही थी। तभी रमन ने वापस से टॉर्च घुमाई और टॉर्च उस कुएं के पास गई। तो रमन ने देखा कि कुएं के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है। उसका चेहरा कुएं की तरफ था, इसलिए उसे बस उस औरत की पीठ ही नजर आ रही थी। वो औरत कुएं के अंदर पैर लटकाकर बैठी हुई थी। रमन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसे लगा कहीं यह औरत कुएं में कूदने वाली तो नहीं है। रमन धीरे धीरे बारिश से बच बचाकर उस औरत के पास जाने लगा। जैसे ही वो उस औरत के पास पहुंचा, अचानक से उस औरत ने अपना चेहरा रमन की ओर घुमाया। चेहरा नहीं बल्कि अपनी पूरी गर्दन ही रमन की ओर घुमाई। रमन उसे ऐसा करता देख डर से उसके पैर थर थर कांपने लगे। उस औरत का चेहरा भी बहुत ज़्यादा खौफनाक था। रमन ने देखा कि वह औरत बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है। तभी रमन ने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और उसके ऐसा करते ही उस औरत ने धड़ाम से कुएं में छलांग लगा दी। मगर कुएं में गिरने की आवाज़
यानी कि पानी में उस औरत के गिरने की कोई आवाज़ नहीं हुई, मगर रमन के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो कुएं में झांक कर देख सके। इसलिए उसने तुरंत ही भागना शुरू कर दिया और वो भागते भागते अपने घर पहुंचा। मगर वो सब क्या था, ये आज तक रमन को कभी पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।